नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारे प्राइम टाइम शो में आज हम बात कर रहे हैं विकास की रफ्तार, बजट से विस्तार। कहते हैं बजट वही सही जो आम आदमी की झोली तक पहुंचे, आम आदमी को राहत दे, जिसकी कवायद आज योगी सरकार ने अपने कार्यकाल का 10वां बजट पेश कर दी है। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार ने 2026-27 का पूर्ण बजट पेश किया है, जिसमें रिकॉर्ड 9.12 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। किसानों के लिए घोषणाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च, रोजगार और उद्योग, महिला और सामाजिक सुरक्षा समेत राजकोषीय संतुलन साधने की बजट में भरपूर कोशिश की गई है। लेकिन इसी बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट पर कई सवाल उठा दिए हैं। इसे दिशाहीन बजट बताते हुए कई बिंदुओं पर सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया है। आज की बहस इसी मुद्दे पर, आखिर विपक्ष को बजट रास क्यों नहीं आ रहा है? क्या यह बजट विकास का बजट है या विपक्ष के दावे में दम है? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले यह खास रिपोर्ट देखें। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपए का बजट बुधवार को पेश किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 12.2% अधिक है। सदन में बजट पेश करते हुए खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार राजकोषीय प्रबंधन एवं ऋण नियंत्रण के लिए हमेशा पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि योगी सरकार का ये ऐतिहासिक बजट अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की 18वीं विधानसभा का आखिरी पूर्ण बजट माना जा रहा है। बजट में सरकार ने रोजगार, अवस्थापना, विकास और चिकित्सा स्वास्थ्य समेत कई सेक्टरों को खास तवज्जो दी है। बजट की बड़ी बातों पर गौर करें तो सड़क, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश, महिला सशक्तिकरण के लिए महिला हॉस्टल, एमएसएमई क्षेत्र के लिए 3,822 करोड़ का आवंटन, कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 315 करोड़ का बजट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर अतिरिक्त आवंटन, छात्रों को मोबाइल टैब वितरण के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, नए औद्योगिक क्षेत्रों, टेक्सटाइल सेक्टर को 5 गुना फंड बढ़ोतरी, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूसाइन जैसे नए सांस्कृतिक उद्योग विषयक स्कीमें, कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता, किसानों के लिए सिंचाई सुधार, सोलर पंप सेट सहायता शामिल। आज वर्ष 26-27 का उत्तर प्रदेश का बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के दौरान अपना परसेप्शन बदलने में जो सफलता प्राप्त की है, पॉलिसी पैरालिसिस से उभर करके परसेप्शन को बदलकर अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के रूप में यूपी को प्रस्तुत किया है। आज का यह बजट उन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व भी करता है। बजट के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट को राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया। साथ ही कहा कि बजट रोजगार, बुनियादी ढांचा, महिला सशक्तिकरण, किसानों और युवाओं को समर्पित है। हमने हर जिले में फोकस किया है। उत्तर प्रदेश देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल है। डूइंग बिजनेस, हम 17 में जब आए थे, यूपी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग थी वह लगभग 13-14 पे रैंकिंग थी हमारी। हम लोगों ने पहले 3 वर्ष के अंदर इसको नंबर 2 पर लाने में सफलता प्राप्त की। फिर यूपी ने चीफ अचीवर स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया।
अब हम जन विश्वास सिद्धांत के रूप में निवेश करने वाले निवेशक को सिंगल विंडो सचमुच दिखाई दे। इसके लिए उन सभी चीजों में रिलैक्स करना, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग आदि की कार्रवाई को अधिक सरल और सहज बनाने के लिए हमें इस दिशा में आगे कार्य कर, इस दिशा में इसको अब लागू करने की दिशा में यूपी आगे बढ़ा है। वहीं योगी सरकार के बजट पर समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव ने यूपी बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये विदाई बजट है जिससे सरकार उपलब्धि बता रही है, जबकि हर साल बजट का आकार बढ़ना सामान्य बात है। असली सवाल यह है कि सरकार खर्च कितना कर पा रही है। तुलना करें पिछले बजट से और इस बजट से, तो जो एवरेज आ रही है वो 50% भी सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। आकार बढ़ा है लेकिन खर्च क्यों नहीं कर पा रही है? अलग अलग विभाग में अलग अलग खर्चा है। कृषि में केवल 57% खर्च कर पाए हैं, ग्राम विकास में 36% खर्च कर पाए हैं, पशुधन में लगभग 60%, स्वास्थ्य में 60%, 58%, महिला कल्याण में 53%, और जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है बेसिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, 62%। तो ये तो सरकार का खुद ही फेलियर है, गवर्नेंस का फेलियर है कि अगर हम बजट का आकार इतना बड़ा बना रहे हैं और जब खर्च करने की बात आए तो खर्च किसी विभाग में हम नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ अभूतपूर्व बजट पेश कर नया कीर्तिमान गढ़ दिया है। योगी सरकार का 10वां बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और कृषि पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य प्रदेश को आर्थिक महाशक्ति बनाना है। लेकिन सरकार के बजट पर विपक्ष को खामियां नजर आती हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आज इस बजट पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ महत्वपूर्ण मेहमान, महत्वपूर्ण गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र चौहान जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन दीक्षित जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह रावत जी आर्थिक मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही प्रोफेसर अजय प्रकाश जी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले राघवेंद्र चौहान जी का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र चौहान जी, ये जो बजट है, अलग अलग लोग इसको अलग अलग आकलन कर रहे हैं, अलग अलग इसका विश्लेषण कर रहे हैं। कोई इसको चुनावी बजट कह रहा है, कोई इसको लोक लुभावन बजट कह रहा है, कोई विपक्ष इसको विदाई का बजट कह रहा है, और सरकार कह रही है कि ये समग्र विकास का बजट है, $1 ट्रिलियन की तरफ, इकोनॉमी की तरफ ले जाने वाला बजट है। आपको ये बजट कैसा लगता है? और जिस प्रकार से विपक्ष कह रहा है कि ये विदाई का भी बजट है, क्या कहेंगे आप? राघवेंद्र जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। मनोज जी, ये जितना भी विपक्ष है जी, चाहे उत्तर प्रदेश का विपक्ष हो, चाहे देश का विपक्ष हो, अब चाहे देश का बजट हो चाहे उत्तर प्रदेश का बजट हो, इनकी वही प्रतिक्रिया रही है पिछले 9 वर्षों से उत्तर प्रदेश में, और लगातार केंद्र में भी इसी प्रकार की प्रतिक्रिया रही है। उसमें कोई भी किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं रही जी। अगर इनको किसी खास विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देनी हो तो दीजिए। बजट वही किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, विकास नहीं हो रहा है, सड़कें नहीं बन रही है, बिजली नहीं है, क्या ये कहना चाहते हैं? भाई देखिए, हम लोग काम करते हैं, हम लोगों ने काम किया हुआ है। मैं आंकड़े बताना चाहता हूं। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में हम लोगों ने बजट का प्रावधान किया हुआ है। जहां जितने का प्रावधान होना चाहिए, हमने उससे ज्यादा बजट का प्रावधान किया हुआ जी। देखिए, एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो नीति आयोग का इंडेक्स है, उसमें जो है किसी समय जो उत्तर प्रदेश था वो 29वें स्थान पर था। आज की तारीख में 18वें स्थान पर है। हम लोगों ने काम किया हुआ है, तभी तो यह हुआ है। बिल्कुल। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बेरोजगारी दर 13.5% थी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 2.24% है। हम लोगों ने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया क्या? विकास दर 5.3% हुआ करती थी 2017 तक।
आज उत्तर प्रदेश की विकास दर 11.6% है। प्रति व्यक्ति आय 54,400 रुपए हुआ करती थी 2017 तक। आज की तारीख में 1,08,557 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। अर्थव्यवस्था 9.40 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश की हुआ करती थी। आज की तारीख में 37.51 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है। साक्षरता दर 67.7% हुआ करती थी। आज की तारीख में 78.20% है। एफडीआई 2007 से लेकर 2017 तक 3,000 करोड़ रुपए मात्र आया था। प्रयास किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी ने विश्वास नहीं किया था जी। लेकिन आज की तारीख में 2017 से लेकर 2025 तक 30,000 करोड़ का एफडीआई आ चुका है। ये बात जग जाहिर है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन बना हुआ है। आज की तारीख में हम लोग जो है देश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। ईमानदारी से विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मेट्रो बना रहे हैं। 10 जिलों में हम लोग मेट्रो चलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। कानपुर सहित हम लोग 5 जिलों में बहुत ज्यादा मेट्रो चला। कानपुर में लगभग 50 किलोमीटर मेट्रो का निर्माण हो चुका है। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आधा अधूरा थोड़ा सा मेट्रो चलाने का प्रयास किया हुआ था। वो भी ट्रायल के बाद उसको बंद कर दिया गया था। एक्सप्रेस वे आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 22 एक्सप्रेस वे बने हुए हैं। किसी समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो मात्र आधा अधूरा एक्सप्रेस वे बना था। वो भी घपले घोटाले की भेंट चढ़ा था। कैसे चढ़ा था मनोज जी? उसमें 1 वर्ष के अंदर 2 बार सर्किल रेट बढ़ाए गए थे। मनोज जी आप भी जानते हैं सर्किल रेट ऐसे नहीं बढ़ाया जाता है। उसमें बहुत गणना की जाती है, बहुत आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, महंगाई के हिसाब से सर्किल रेट बढ़ाए जाते हैं। वो भी 10-5 साल में कभी 1 बार बढ़ाए जाते हैं। 1 वर्ष के अंदर 2 बार सर्किल रेट का बढ़ाया जाना किस ओर इंगित करता है? उसके बाद जो है सरकारी जमीनों का भुगतान कर दिया गया था। सीधा सीधा इंगित करता है ये लोग भ्रष्टाचार जहां गुंजाइश ठीक है वहां इस प्रकार का विकास नहीं करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं 2016 से 17 तक उत्तर प्रदेश में 5,878 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 9,120 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। ये हम लोगों ने काम किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन 2,815 मेगावाट का हो रहा है। कौशल विकास के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत काम किया है जी। और हमारी सरकार ने 3,43,021 करोड़ का गन्ना विकास का भुगतान किया हुआ है। अपराध के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत आंकड़े किए, बहुत अच्छा काम किया है। उत्तर प्रदेश में 2023 का अगर हम आंकड़ा देखें एनसीआरबी का, 2023 में आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 25% अपराध में गिरावट आई है। केंद्र में भी अगर पूरे भारत के आंकड़े देख ले तो उत्तर प्रदेश में 25% की गिरावट देश के आंकड़ों के हिसाब से भी आई। लेकिन ये विपक्ष को नहीं दिख रहा है राघवेंद्र जी, लेकिन ये विपक्ष को नहीं दिख रहा है। कोई परवाह नहीं मनोज जी। हम लोग हर 5 वर्ष में जनता की अदालत में जाते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का हो। ठीक है राघवेंद्र जी, आपकी बात आ गई। जनता राघवेंद्र जी आपकी बात आ गई। अन्य मेहमानों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चतुर्वेदी जी, कई मामलों में लगातार अभी राघवेंद्र जी को सुना, बेरोजगारी घटी है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, साक्षरता दर बढ़ी है, एफडीआई बढ़ा है, किसान विकास का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश बनता नजर आ रहा है। महिला सशक्तिकरण हो, किसानों की आय में वृद्धि हो, तमाम सेक्टरों में है प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। और आप लोग इस प्रगति को देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं भाई? ये सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है या वास्तविकता में जमीनी हकीकत आपको नजर आ रही है कि विकास नहीं हो रहा है? भाई साहब मेरे को छोड़ दीजिए, कैमरा लेकर के सड़क पे जाइएगा। जितनी कहानी सुनाई गई इनमें से कोई एक चीज भी किसी एक राह चलते आदमी को नजर आ जाए तो बताइए जी। तो अब बात करते हैं कि साक्षरता बढ़ी उत्तर प्रदेश में। कैसे बढ़ी भैया साक्षरता? 23,000 स्कूल इनकी सरकार ने बंद कर दी। तो जब 23,000 स्कूल बंद कर दिए तो साक्षरता कैसे बढ़ गई? जरा ये योगी जी और बाकी मुंगेरी कंपनी बताएंगे कि कैसे बढ़ गई। जब 23,000 स्कूल बंद किए तो साक्षरता कैसे बढ़ गई? वो लोग हैं जो अपनी डिग्री छुपाने के लिए कोर्ट तक जा रहे हैं कि हमारी डिग्री सार्वजनिक ना की जाए। ये लोग साक्षरता की बात करेंगे? अभी बात हुई नौकरियां बढ़ा दी हमने साहब। अच्छा नौकरियां बढ़ाई कैसे? आपके 10 बार तो रिकॉर्ड पर्चे लीक हो गए। तो जब परीक्षा ही कैंसिल हो गई, तो जब परीक्षा हुई ही नहीं तो आपने भर्ती कैसे कर ली? तो जब भर्ती ही नहीं हुई तो आपने रोजगार कहां से दे दिया, नौकरी कैसे दे दी साहब? फिर वही मुंगेरी वाली बातें, सबसे मुंगेरी वाली बातें करते हैं ये लोग।
भाई आप अगर नौकरी तो तब देंगे ना जब आपका जो एग्जामिनेशन आप कंडक्ट कर रहे हो वो सक्सेसफुल होगा, जो लोग सिलेक्ट होंगे उनको जो है नियुक्ति पत्र मिलेगा, तब वो नौकरी करेंगे। मेजर जब आशीष, परीक्षा दो कैंसिल हो गई, 2 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है इस कार्यकाल में। अभी रुक जाइए, अभी मत जी घबराइए, आप मुझे बोलने तो दीजिए, बाद जी में बोलिएगा, ठीक है, बाद में पक्ष रखिएगा भाजपा का, अभी मैं बोल देता हूँ, जी ठीक है। तो फिर आ जाती है बात कौन सी थी कि हाँ वो क्या बढ़ाया हमने बहुत ज्यादा, ये बिजली का उत्पादन बढ़ाया है। कौन सा नया प्लांट लगाया आपने उत्तर प्रदेश में, जरा बताइएगा 10 साल में कौन से वो प्लांट हैं जो आपने लगाए हैं। मुझे तो नहीं पता चला अभी तक, गूगल किया मैंने, मुझे कोई नहीं मिला अभी तक कि कोई नया प्लांट लगा हो। तो पुराने ही प्लांट से आपने जो है वो ज्यादा वो निकालना शुरू कर दिया, कैपेसिटी से ऊपर चले गए सबके सब। ये कैसे हुआ चमत्कार? फिर वही मुंगेरी वाली बात आ गई सामने, अपराध की बात हो रही थी जी। उत्तर प्रदेश में कानपुर में ही ले लीजिए, बाकी जगह ले लीजिए, पुलिस वाले बलात्कार करके फरार हो रहे हैं लड़की का। कानपुर की घटना, अभी तक भाग रहा है वो पुलिस वाले। 40 पुलिस वालों के बीच में एक आदमी का टीवी के सामने गोली मार दी जाती है। ये कीर्तिमान है कानून व्यवस्था का उत्तर प्रदेश में, यानी 40 पुलिस वालों के सामने भी गोली मारी जा सकती है। तो ये तो हाल है साहब यहाँ पे। एक आईपीएस है जो किडनैपिंग करके फिरौती के लिए फरार है। तो पुलिस आज इतनी बढ़िया काम कर रही है कि ये सब जो क्राइम है ये आज पुलिस कर रही है। ये तो हो गई आपकी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। तो अब आप कौन सी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं यहाँ पे? और जहां तक बाकी आंकड़ों की बातें हैं, ये ट्रिलियन इकोनॉमी, वो फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस आप देख लीजिए। आप एक आम आदमी को देख लीजिए कि 2014 में वो मैक्सिमम टैक्स देता था 14%, आज है 40% जीएसटी मैक्सिमम स्लैब जो है। तो कितने गुना बढ़ गया? तो आम आदमी के ऊपर भार बढ़ा या घट गया? अब जो किसानों की आय की बात कर रहे थे, आप देख लीजिए क्या हाल कर दिया इनने किसानों का। जो बिजली मुफ्त होती थी उस पे टैक्स, जो इनको खाद नहीं मिलती थी वो एमएसपी आज तक नहीं दे पाए। सिर्फ बजट में ये बोल देने से कि हमने यहाँ ये एलोकेट कर दिया, वहां वो एलोकेट कर दिया, वो तो कर ही रहे हैं। अब आप देख लीजिए ना, अभी ऑयल के प्राइसेस बढ़ने वाले। जब ऑयल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज की कीमत बढ़ती है। अब क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे मोदी जी ने फटाफट ईरान से हमारे संबंध खत्म कर दिए, रशिया से खत्म कर दिए। बोले नहीं खरीदेंगे, ना ईरान से खरीदेंगे ना रशिया से खरीदेंगे, हम खरीदेंगे वेनेजुएला से, अमेरिका से। तो वो जो प्रोसेसिंग है, जो कॉस्ट है इतनी दूर से लाने की, वो बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है जो अर्थव्यवस्था पे सबसे बड़ा असर डालेगी कि जब हम रशिया से ऑयल खरीद रहे थे तो हम रुपए में पे कर रहे थे, यानी इंडियन करेंसी में पे कर रहे थे। अब जब हम वहां से खरीदेंगे तो हम डॉलर्स में पे करेंगे। तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी कि नीचे बैठेगी? ठीक है। तो अब ये और बहुत सी चीजें हैं इस तरीके की, ठीक है मेजर साहब, और भी गिना दूंगा। ठीक है मेजर साहब, आपकी बात आ गई। पवन दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस प्रवक्ता। पवन जी, आपको क्या लगता है, इस बजट को आप संतुलित बजट मानते हैं, जनता के लिए ये बजट मानते हैं, या चुनावी बजट है, या कहीं ना कहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये कागजी बजट है और ये विदाई बजट है, आपको ये बजट कैसा लग रहा है? मनोज, आपको नमस्कार और मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार जी। देखिए, ये तो भाजपा की एक शुरू से नीति रही है, जिस तरह से बोलो बोलो और इतना बोलो कि राघवेंद्र जी जैसे बहुत आगे चले गए। 30 लाख की इकोनॉमी का, जीडीपी का है, उसका है ग्रोथ का, वो है हमारा टोटल बजट, और 37 लाख करोड़ प्रोजेक्टेड पर पहुंच गए। और देखिए इसमें नया क्या हुआ? कुछ भी नया नहीं हुआ, कुछ भी नया हुआ। मैं कंटिन्यू ये चीज देखने में लगा हुआ हूं। पिछले 9 वर्ष की अगर कोई भी तुलना की जाए तो राघवेंद्र जी की उम्र भी शायद 9 साल तो बढ़ी गई होगी 2017 से अब तक। सभी के लोगों की हर चीज बढ़ी है ना। क्या बजट में आपने किया? जो 15 लाख करोड़ के आसपास का बजट था, वो 30 लाख करोड़ का है। सब 10 सालों में सब चीजें बढ़ी है। आपने मात्र डबल किया है। आपने मात्र बैंक के एफडी के ब्याज की तरह से 10 सालों में डबल किए लोगों का जीवन। और जो हालात में जिस वक्त में है, आप सही बोल रहे थे हमारे सपा के साथी चतुर्वेदी जी कि आज आप सड़क पर लेकर जाइए और एक एसिड टेस्ट कर लीजिए कि लोग किस तरीके से जी रहे हैं, लोग क्या महसूस करते हैं। आपने एक जो डर का माहौल किया हुआ है, जो लोगों में दहशत फैलाई हुई है, जो आपसी वैमनस्यता बढ़ाई हुई है, बेरोजगारी, और सबकी तो बात ही बाद में की जाए। इन सब को जो आदमी घर से निकलता है, आपने मानसिक रूप से अपने आप को शांत करके जब कुछ करने के लिए निकलता है, वो सब है ही नहीं। आज हम पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हम सैडेस्ट कंट्री और सैडेस्ट स्टेट में आ गए। जो हैप्पीएस्ट कंट्री हुआ करता था, हैप्पीएस्ट स्टेट हुआ करता था, आज हम कहीं नहीं है। कल का बयान सुना होगा आपने योगी जी का, जो कयामत से लेकर और नरक और जहन्नुम की बातें करते हैं। ऐसे व्यक्ति का जिसका विजन ही कयामत और नरक और जहन्नुम की बातें हो, वो इकोनॉमी को नहीं समझ सकता। और जिस तरह की ये फालतू की बातें करते हैं कि हमारे पास ये
फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया और ये आया वो आया। अरे भाई हर चीज महंगी हुई है। आपने जमीनों के रेट बढ़ा दिए। जो 10 करोड़ का प्लॉट हुआ करता था इंडस्ट्रियल प्लॉट 100 करोड़ का है, तो आप 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मानते हैं उसमें, कितने का बजट आ गया। ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब ठीक है। बातें आप उनको समझाइए जो गमछा लेकर के आपके पीछे हिंदू मुस्लिम करने के लिए घूमते हैं। इस जी। प्रदेश का युवा, इस प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और 2024 में वो आपको इसका संदेश दे चुकी है। आप कितना ही आगे झूठी झूठी ठीक है बातें पवन कीजिए, जी। इस सबके मुकाबले में नहीं पवन जी, आने अब वाली। विशेषज्ञों की राय जान लेते हैं। राजनीतिक लोगों की, आप लोगों की बातें आ गई, विपक्ष की भी आ गई और सत्ता पक्ष की भी बात आ गई। अब जो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आर्थिक मामलों के जानकार, अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी राय में हम जान लेते हैं कि आखिर इस बजट को वो कैसे देखते हैं। प्रोफेसर अजय प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, चर्चा में आपका बहुत स्वागत करते हुए, इस बजट को कैसे आप देखते हैं? और पिछले 9 साल की अभी बात कर रहे थे पवन दीक्षित जी कि 9 साल में क्या बदला। इन 9 सालों में जिस प्रकार से सरकार दावा कर रही है, बजट का आकार बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, एफडीआई बढ़ी है, तमाम चीजें बढ़ी हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, कृषि में सुधार हुआ, तमाम चीजें, उसका जमीन पर कितना फायदा लोगों को मिला है, कितना असर देखने को मिला है अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो? जी मनोज जी, सभी को नमस्ते जी। मैं आपके ही सवाल के ऊपर सीधे सीधे आ जाता हूं कि पिछले 9 साल से इस वाले बजट को किस तरीके से आप जो है लिंक करते हैं। तो अगर हम पिछले 9 सालों से देखें तो एक तरीके की एक भूमिका बनाई जा रही थी जिससे जो है हम और बेहतर किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री यहाँ के ऊपर लॉन्च कर सकें और कर सकें, तो उसका एक प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी हुई है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम उस प्लेटफॉर्म की बात करें तो इस बीच में हमारे पास कई सारे सेंटर से भी और स्टेट से मिल करके जो कॉरिडोर्स हैं वो बने हैं। जी। हमारे पास एक खास तरीके का जो यहाँ के ऊपर प्रोडक्ट हमने आइडेंटिफाई किया है, शायद सरकार इसको समझती है, वो है टूरिज्म। तो टूरिज्म के चारों तरफ हमने काफी सारा ताना बाना बुन दिया है। जी। हमने अपने आप में जो सर्किट्स हैं वो खाली इंडस्ट्रियल सर्किट्स नहीं बल्कि टूरिज्म सर्किट बनाए, और शायद उत्तर प्रदेश में टूरिज्म सर्किट अपने आप में जो है वो जीरो थे या कम रहे होंगे, इतने आइडेंटिफाइड नहीं थे, उनको हाईलाइट कर दिया गया है। तो वो हाईलाइट होकर के आ गए। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ये जो सर्किट हाईलाइट हुए हैं उसके लिए यहाँ के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आया है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी आई है। जी। अब ये सारी बातों को अगर हम जो है लिंक करें बजट से, तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन है वो वाटरवेज पे भी हुआ है, एयरवेज पे भी हुआ है, रोडवेज पे भी हुआ है। नए जो है रोडवेज बने हैं, हमारे पास वाटरवेज को लिंक करने का कुछ ना कुछ सिस्टम बनाया गया है। जी। और क्योंकि आइडेंटिफिकेशन हो गया है इसलिए लोग हमारे पास, वो भले ही भारत से आ रहे हों या बाहर से आ रहे हों, तो भारत में भी सारे के सारे भारत से बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जी। और शायद उत्तर प्रदेश के लिए ये अपने आप में एक अच्छा बिजनेस है। यही एक ऐसा बिजनेस था जिसको हम शायद आगे बढ़ा सकते थे। इसके अलावा जो दूसरा बिजनेस था वो एजुकेशन का था, लेकिन एजुकेशन में जो इंजीनियरिंग थी या हमारे पास मेडिकल था उसमें हम उससे और ज़्यादा कई सारे और भी हमारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने भी अपने आप को टोन अप किया है, तो उसमें कोशिशें जारी हैं। लेकिन ये अपने आप में एक निकल करके आया है। तो एक इनिशिएटिव जो इस बजट में आया है वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्विजीन आया है, जहाँ के ऊपर हम लोकल फूड्स को हर एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हम जो है यहाँ के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि वो सेटअप करें। दूसरा है वो फूड प्रोसेसिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म सेंटर्स, उनको मेजर पुश, इस तरीके की एक चीज अपने आप में स्ट्रांग दिखाई देती। जी। हाँ, जब हम बात करते हैं वैश्वीकरण की तरफ और जिस तरीके से वैश्वीकरण के चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, तो उसमें खाली टूरिज्म से ही नहीं काम चलना है, बल्कि हमारे लिए ये भी बहुत आवश्यक है कि हम जो है एग्रीकल्चर को और स्ट्रांग पुश दे सकें। तो अगर एग्रीकल्चर कमोडिटी की तरह से नहीं बल्कि वो भी एक प्रोसेस्ड सिस्टम और मैनेजमेंट में हम आगे बढ़ा सकेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। तो ये जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्विजीन है या स्पिरिचुअल सर्किट्स हैं, इन सबको हमको देखना पड़ेगा एग्रीकल्चर से हम कैसे रिलेट कर सकें और हम इनको जो है रोजगार परक बना सकें। तो जो एलोकेशंस हो और जिस वक्त हमारे यहाँ टीचिंग हो, ट्रेनिंग हो, वो इस तरीके से जो है इस तरीके से डायरेक्टेड हो कि हम इस तरीके से काम कर सकें, तो भारत में हम ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकेंगे। उत्तर प्रदेश को हम आगे अग्रसर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ कर पाएंगे। जी मनोज जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये चर्चा जारी रहेगी।
तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें विकास की रफ्तार, बजट से विस्तार और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं बीरेंद्र सिंह रावत जी, आर्थिक मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीरेंद्र जी का रुख करेंगे। बीरेंद्र रावत सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पिछले अगर 9 सालों की अगर करें, योगी सरकार की बात करें, हर सरकार जो है बजट हर साल बजट पेश करती है, अपने हिसाब से जन सुविधाओं के जन आकांक्षाओं के आधार पर बजट लेकर आती है। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार कह रही है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लगातार जिस तरीके से अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है, एफडीआई आ रही है और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, क्या लगता है ये जमीन पर कितना दिखाई दे रहा है? और लगातार अर्थव्यवस्था विस्तार की बात कही जा रही है, ये साल दर साल बढ़ती है, जैसा कि सरकार ने अभी इसमें भी बढ़ोतरी की है। इस बार भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो अनवरत बढ़ोतरी में होती है, इसमें कौन सी नई बात है? आपका वक्तव्य सर। जी सबको आपको नमस्कार, सभी फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार जी। देखिए, जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि 25 करोड़ की जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं। करीब करीब 20%, 15 से 20% इंडिया की जनसंख्या का पूरा चंक है। और भारत का जो 2047 में जो विकसित देश बनने का सपना है, अगर उत्तर प्रदेश पिछड़ जाता है या पिछड़ा रह जाता है तो वो कभी भी एक्चुअलाइज नहीं हो सकता, उसको परिपूर्ण नहीं किया जा सकता। सरकार किसी की भी रहे, केंद्र में, राज्य में, लेकिन ये हमको समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश अगर बढ़ेगा तभी भारत का विकास होगा। और उत्तर प्रदेश के लिए 2017 के बाद अच्छी बात ये रही कि क्योंकि केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी की सरकार अब उत्तर प्रदेश में है। पिछले करीब उसके पीछे चले जाएं दशकों में, आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का एक दुर्भाग्य ये रहा कि केंद्र में और राज्य में जो सरकारें रही वो अलग अलग पार्टियों की रही। उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश को बहुत ही उसका जो है हम लोगों को भुगतना पड़ा, क्योंकि केंद्र सरकार कभी राज्य सरकार के पाले में गेंद डालती थी और कभी राज्य सरकार केंद्र सरकार में पाले। तो अब 2017 के बाद ये अच्छी चीज रही कि दोनों चीजें अलाइन हो गई, कन्वर्जेंस हो गया। अब राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास कोई बहाना नहीं रहा कि दूसरे सरकार की वजह से जो है बाधित हो रही है, क्या कहते हैं। दूसरी बात, जहां तक कभी बजट की बात चली तो ये बात सही है कि बजट हर साल बढ़ता है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ होती है, लेकिन इस साल मुझे लगता है कि नॉर्मली 9 से 10% के प्रतिशत से बजट का साइज बढ़ता था, इस बार बहुत ही 12% के ऊपर बढ़ा है, 9 लाख के ऊपर चला गया है, जो कि मुझे लगता था शायद पिछले एनुअल बजट 8,08,000 करोड़ का आया था, मुझे लगा शायद 8,80,000 के आसपास आएगा। इन्होंने बहुत तेजी से उसको बहुत ही 9 के ऊपर ले गया। तो मुझे वो बात सही है कि पिछले बजट का क्या भाग्य खर्च नहीं हो पाया है, उस पर ध्यान देना होगा। और ये पहले से भी चला आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इसी सरकार में या इसी साल की बात हो। दूसरी बात ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बात सही है कि एक्सप्रेसवे का विकास हो रहा है, लेकिन आप देखें जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है, कोई भी इन्वेस्टर चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, अगर वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाता है तो वो किसी ना किसी स्टेट में ले जाता है, क्योंकि जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो स्टेट से मिलकर बना है। तो सारे स्टेट एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। अगर वो उत्तर प्रदेश में निवेश करने की इच्छुक रखता है तो वो महाराष्ट्र को भी देख सकता है, तमिलनाडु को भी देख सकता है। और तमिलनाडु, कर्नाटका, साउथ के बहुत सारे स्टेट है, महाराष्ट्र वेस्ट में, बंगाल एक समय में इंडिया में इंडस्ट्रियल टॉप पे चलता था। लेकिन आप देखेंगे पिछले करीब 8-10 सालों में जो उत्तर प्रदेश जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, एक्सप्रेसवे को लेके, एयरपोर्ट्स को लेके जिस तरह से तेजी से विकास हुआ है, मेट्रो की कनेक्टिविटी को लेके विकास हुआ है, कॉरिडोर्स जो बन रहे हैं, और एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में पहले की सरकारों में बनना शुरू हुए थे, लेकिन 2017 के बाद में बहुत तेजी से विकास हुआ है। इसीलिए आज करीब करीब 55% के आसपास जो एक्सप्रेसवे का पूरा विस्तार है वो उत्तर प्रदेश में आ चुका है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो दूसरे पार्टियों की दूसरे स्टेट में सरकार है उनके पास भी मौका है, वो भी अपने एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये जो भी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है ज्यादातर सरकार की अपनी फंडिंग से चल रहे हैं, ये पीपीपी मॉडल के उस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं है। गवर्नमेंट उसका पैसा अपने फंड से, अपने बजटरी एलोकेशन से दे रही, तो इसको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है लेकिन एक रेवेन्यू सरप्लस की तरह उभर के आया है। तो इसका, और पिछले की सरकारों में भी आपने देखा होगा जो पब्लिक डेट हुआ करता था करीब 38% के आसपास हुआ करता था, अब वो इन्होंने टेम करके जो है 27% पे ले आए हैं, जिसको ये लोग कह रहे हैं कि और भी 23% तक जो 26-27 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें लेके जाएंगे। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि बाकी स्टेट जो कॉम्पिटिटिव स्टेट्स को देखेंगे तो वहां का फिस्कल डेफिसिट हो या पब्लिक डेट हो, उसके जो आप रेशियो देखेंगे तो बहुत हाई है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो फिस्कल एक मैनेजमेंट करा है, ये इसको जो है आपको फुल मार्क्स देने पड़ेंगे। हाँ, ये बात सही है कि क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की जनसंख्या है, कुछ पिछड़े रीजन भी हैं, जैसे बुंदेलखंड हो गया,
पूर्वांचल का कुछ रीजन है जो पहले से पिछड़ा रहा है, उसको त्वरित गति से आगे लाने के लिए और भी थोड़ा सा और भी गति देनी पड़ेगी और नई नई योजनाएं लानी पड़ेंगी। जहां तक एग्रीकल्चर की बात, क्योंकि भारत हो या उत्तर प्रदेश हो, बेसिकली एक एग्रेरियन इकोनॉमी है जो फार्मर एग्रीकल्चर बेस्ड है। लेकिन अब उस एग्रीकल्चर को जब तक हम जो है नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जाएंगे तो जिस तरीके की बातें हम 20 साल पहले देख रहे थे कि हमारा किसान गरीब है, 10 साल पहले भी हम यही सुन रहे थे, आज भी सुन रहे हैं, तो क्या हम अगले 10 सालों में या 20 सालों में भी वही सुनेंगे? क्योंकि जब तक हम खेती को मार्केट के साथ नहीं जोड़ेंगे, जैसे अजय प्रकाश जी ने कहा कि जब तक हम उसको एक मार्केट लिंकेज नहीं देंगे, क्योंकि अब आप देखेंगे धीरे धीरे जिस तरीके के जो जियो पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर भी एक कहीं ना कहीं एक जियो पॉलिटिक्स के उस पे एक फायरिंग लाइन पे आ रहा है। तो हम अनलेस एंड अनटिल उसको एग्रेरियन इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके उसको मार्केट से लिंक करके फूड प्रोसेसिंग करके उसको एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की तरह अगर हम जो ट्रीट नहीं करेंगे तो हमारा किसान उसी तरह पिछड़ा रहेगा। और जब तक हमारा किसान और किसानी और एग्रीकल्चर पिछड़ा रहेगा तब तक जो भारत का 2047 या उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी हमारा मेजोरिटी जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर में या उसके अलाइड सेक्टर से सीधे सीधे जुड़ा है। इसीलिए जब भी मानसून अच्छा होता है तो आप देखेंगे एग्रीकल्चर जो हमारी इकोनॉमी है, डोमेस्टिक इकोनॉमी, उसमें पुश मिलता है, मानसून पे बेस्ड है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर, तो जब तक उस एग्रीकल्चर को हम कहीं ना कहीं इंसुलेट कर देंगे, और इंसुलेशन तभी होगा जब मार्केट से लिंक होगा। मार्केट से कैसे लिंक होगा उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो फिर एक पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक मोटे मोटे तौर पे एक ब्रॉड पिक्चर देखे तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का जो एक खाका खींचा है, जिस तरह से वो एक जो जियो पॉलिटिक्स है या जो डोमेस्टिक जितनी भी सर्कमस्टांसेस बनते आ रहे हैं उसके हिसाब से एक अच्छे एक मार्ग पे चल रहा है। ठीक है सर, आपकी बात आ गई। विजय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। काफी देर से विजय सर इंतजार कर रहे हैं। विजय सर, आपको चर्चा में शामिल करते हुए सबसे अहम सवाल आपसे, विपक्ष को सत्ता अपक्ष कह रहा है, विपक्ष जो है सिर्फ विरोध उसको करना है, लेकिन विपक्ष को बजट रास क्यों नहीं आ रहा है? अगर सत्ता पक्ष ये दावा कर रहा है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार प्रदेश जो है कहीं ना कहीं ग्रोथ इंजन के तौर पर आगे बढ़ रहा है और लगातार हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, कृषि क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एफडीआई हो, मोबाइल हब बन चुका है उत्पादन में नोएडा और उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेसवे का जाल जो है उत्तर प्रदेश में बन रहा है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि वो लगातार विकास कर रहा है और विपक्ष कह रहा है कि सब कुछ जुमलेबाजी है। और आज जिस तरीके से सदन में शिवपाल सिंह यादव कह रहे थे कागजी बजट, और सबसे अहम बात अखिलेश यादव ने कही कि विदाई बजट, आप इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पे अगला साल जो है उसमें उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे होंगे। हम नई विधानसभा के लिए जो है वोट डालेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजनीतिक बयानबाजी है, ये बहुत सामान्य सी बात है कि जब आप चुनावी मोड की ओर बढ़ रहे होते हैं तो सरकार अपनी वैसे ही बजट देती है जो कि लोक लुभावन हो और आने वाले चुनाव को अपना एक बेस ले सके, उसको संभाल सके, और सरकार ये कहने की स्थिति में हो कि साहब हमने जो है आपको बहुत कुछ दिया है। तो ये जो बजट है निश्चित तौर पे साइज बड़ा हुआ है, और जहां तक आप भी कह रहे थे, जैसे सरकार ने कहा है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, हर जो है हर जिले का स्कीम्स भी आपको पता ही होंगे कि जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। लेकिन बजट के में जो चीजें हमने अभी देखी हैं कि जो है जैसे अयोध्या के लिए 100 करोड़ का बजट दिया गया है इस बार, जबकि अयोध्या के लिए काफी काम पिछले कई वर्षों में खूब हुआ है, मंदिर भी बना है और यात्रियों का भी बहुत भरमार मिली है, ट्रैफिक बहुत, जैसे टूरिज्म की बात हो रही है तो रिलीजियस टूरिज्म जो है इस सरकार के एजेंडे में है और उसने उसको बढ़ाया भी है, चाहे वो काशी की बात करें या अयोध्या की बात करें। इवन बीच में जो आपने संगम पे भी बहुत भीड़ देखी थी, तो वो भी पूरे देश विदेश के लोगों का वहां पर आना हुआ था। दुबे जी सबसे अहम बात है ये जो विकास का ग्रोथ उत्तर प्रदेश जो बनता नजर आ रहा है, इसमें आम जन जो है
उसका ग्रोथ कितना नजर आ रहा है, उसको लाभ पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, उनके जीवन, उनका जो जीवन बदल रहा है, उनको प्रति व्यक्ति आय जैसे कि बढ़ने की बात कही, क्या वास्तव में प्रति व्यक्ति आय लोगों की बढ़ रही है? देखिए, राघवेंद्र जी ने अभी बहुत आंकड़े दिए, आपके सारे दर्शकों ने उन्हें सुना है ठीक से, मैं समझता हूं कि आंकड़े भी सुने होंगे। राघवेंद्र जी ने सारे आंकड़े जो बजट के थे उनको रखा है जी। देखिए, जमीनी तौर पे जब भी आप बाजार में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, तो आपको सही स्थिति का अंदाजा मिलता है। और लोग जो हैं, जब आप, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये चुनावी बजट है, चुनावी बजट, और जो 27 के चुनाव होंगे उसमें जो है लोग अपना डिसीजन देंगे कि आपने जो बजट दिया था हम उससे कितने लाभान्वित हुए हैं, और हम आपको चुनते हैं या नहीं चुनते हैं, ये हमारा अधिकार सुरक्षित है। तो आप जिस बात की कह रहे हैं कि भाई देखिए, गवर्नमेंट, हर सरकार की अपनी एक नीति होती है जी, और उन्हीं नीतियों के आधार पर चलती है, वो उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी भी कह सकते हैं आप। लेकिन जो जनता है उसकी फिलॉसफी दूसरी है। वो ये कहती है कि साहब हमको काम दीजिए और काम का पैसा दीजिए। विजय दुबे जी, अखिलेश यादव जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि बजट, ठीक है, बजट जारी तो हो जाता है, कागजी बजट कहते हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि बजट खर्च कितना हुआ है, खर्च कितना हो पाता है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई बार कई डिपार्टमेंट्स का पैसा जो है, जब मार्च खत्म हो रहा होता है, तो जो बजट एलोकेशन पिछले होते हैं, ये हर एक सरकार में ऑलमोस्ट वैसे तो होता है, और वो पैसा यूटिलाइज नहीं होता है विभागों द्वारा, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। और प्लानिंग के साथ में आप जिन प्रोजेक्ट्स पे, जिन डिपार्टमेंट्स पे काम करना चाहते हैं, वो एग्जीक्यूशन होना चाहिए उसका। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करते हैं उसको, और आप उसको, एक हमारे यहाँ टेंडेंसी है मशीनरी की, वो चीजों को होल्ड भी करती है कई बार, और उसको एग्जीक्यूट करने में डिले करती है, जब तक कि उसको ये समझ में नहीं आता कि साहब एक्सक्यूशन कर देना चाहिए, तभी जाकर के उसको। लेकिन होता ही है कि ये बजट आमतौर पर लैप्स होते हैं और वो बजट यूटिलाइज नहीं होते हैं। तो ये एक खामी है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। जहां तक बात यह है कि कागजी बजट है तो कागज पे बजट बनता है, बजट कागज पे लिखा जाएगा, तो वो तो राजनीतिक जुमला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि लोग ये तय करते हैं कि साहब आपका बजट हमारे बेनिफिशियरी था क्या नहीं था। इस बीच में जो सरकार, जो अभी भी आपकी बात हो रही थी कि भाई जो बिजली का जो प्रोडक्शन है, या हमने ऊर्जा के क्षेत्र में अभी काफी एलोकेशन दिया गया है, तो ऊर्जा में असल में जो डाइवर्जन हो रहे हैं वो ये है कि हम सौर ऊर्जा के चीजों को अब आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें काफी कुछ जो बजट दिख रहा है आपको, ये उन्हीं सोलर सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए सरकार इस्तेमाल करना चाहती है। सरकार की मंशा जो है सोलर को आगे ले जाने की है। तो आपको जो एलोकेशन अभी ऊर्जा के क्षेत्र में दिख रहा है शायद, लेकिन देखिए समय जो है, ये सब चीजें एक समय मांगती हैं। आप कहें कि साहब आप 8-9 महीने या 12 महीने में सारा जो है उत्तर प्रदेश की स्थिति बदल देंगे, तो जो एक्सप्रेसवे बने हैं निश्चित तौर पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में दिखने चाहिए, लोगों को काम मिलना चाहिए। लेकिन जो ठेकेदारी प्रथा है, मैं साफ शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप अगर जब आप रिसोर्स करते हैं, आप नौकरी नहीं देते हैं, ये भी आपकी नीति है। तो ये जो है, ये जो सरकार है, अगर आप आउटसोर्स कर रहे हैं तो आप लोगों को नौकरी केवल आउटसोर्स पे जिन दिनों तक के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया तभी तक तो मिलेगी ना, आप उनको परमानेंट व्यवसाय या नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो ये एक ऐसी खामियां हैं जो कि नीतिगत तौर पे आपको ओवरऑल नजर आएंगी। एक अच्छी बात यह भी है कि केंद्र और चूंकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए उनके पास में काम करने के बजटरी हर तरीके के ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो उनकी नीतिगत तरीके से उन्होंने जैसे टूरिज्म को डेवलप किया, रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप किया, तो वो उस पर फोकस्ड है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में उसका इफेक्ट भी दिख रहा है, जैसा आप कह रहे थे काम के बारे में। तो भाई अगर लोग आएंगे, बाजार में आपके खरीदारी होगी, तभी लोगों तक पैसा पहुंचेगा, तभी उनको रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, वो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी, जब तक आप लोगों को नौकरी नहीं देते हैं, तब तक आप उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं, आप स्टेबिलिटी नहीं दे सकते हैं। ये समस्या है। देखिए, अपोजिशन जो बात कह रहा है, निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि समाजवादी सोच की अगर सरकार होती तो शायद लोगों को नौकरियां जो अभी कॉन्ट्रैक्ट वाली है वो स्थिति नहीं होती, या इस प्रकार की जो सरकारें कांग्रेस से लाइन रही हैं, उन्होंने बीच में नौकरियों का ऑप्शन भरपूर दिया है, और दीगर बातें छोड़ दें तो, क्योंकि बहुत सारी चीजें और भी आती है उसमें, लेकिन उसकी चर्चा बजट के हिसाब से करना ठीक नहीं होगा।
हम लोग इसकी बाद में बात कर सकते हैं कि साहब उसमें भी क्या क्या होता है, तो वो एक अलग कहानी है निश्चित रूप से। लेकिन जो अभी अपोजिशन अपनी बात कह रहा है, हमें उसको भी देखना होगा कि अल्टीमेटली अपोजिशन के आरोप क्या हैं और सरकार किस लेवल तक अपनी चीजों को इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचा पा रही है, वो भी बहुत जानने वाली चीज होगी। और वही कारण है कि आने वाला जो 27 होगा उसमें लोग अपना डिसीजन देंगे और बताएंगे कि ये सरकार बेहतर है उनके लिए या वो अपोजिशन को चुनते हैं। ठीक है, ठीक है विजय दुबे जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। राघवेंद्र चौहान जी, एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं। राघवेंद्र चौहान जी, निश्चित रूप से ये बड़ा बजट है, पिछली बार से 12-13% बजट में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन उतना ही बड़ा प्रदेश है, उतनी बड़ी समस्याएं हैं। रोजगार की समस्या है, बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार चाहिए और तमाम ऐसी बड़ी जनसंख्या है, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए उनको। तो अगर बजट बड़ा है तो समस्याएं भी प्रदेश में बड़ी हैं। रोजगार, महिला उद्योग, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप निश्चित रूप से खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो अखिलेश यादव ने एक लाइन इस्तेमाल की है, उन्होंने कहा है कि बजट ये डिजिट में तो बड़ा बजट घोषित कर दिया जाता है, लेकिन जमीन पर खर्च कितना होता है। तो इसमें तो सच्चाई है ना कि कई बार देखा जाता है कि बजट पूरा खर्च ही नहीं हो पाता, अगला बजट फिर घोषणा होती है, फिर वो खर्च नहीं हो पाता, फिर अगला बजट घोषणा होती है। मनोज जी देखिए, हमारी सरकार है, हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार को ले लीजिए, 10 साल पूरे होने को आए, एक भी घपले घोटाले की शिकायत नहीं लगी। जो हुई है वो ये लोग झूठ तरीके से बोलते रहे हैं जी। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो योजना आई है, मैंने अभी आपको एक्सप्रेसवे का बताया, उसमें किस तरीके से इन लोगों ने घपले घोटाले की जी, मेरे पास लैपटॉप का भी है, ऑथेंटिक डाटा है, किस तरीके से इन लोगों ने घपले घोटाले किए। तो ये लोग जिस विषय को छूते थे, बिना घपले घोटाले के नहीं छूते हैं। देखिए, ये लोग जिस तरीके का तर्क कहते हैं, हमें लग रहा है ये तर्क नहीं कुतर्क होता है। मैंने कुछ आंकड़े दिए थे, आंकड़ों का एक खेल होता है, आंकड़ों में ही चर्चा की जाती है, सरकारी आंकड़े होते हैं। कोई राघवेंद्र सिंह ने घर में नहीं बैठक बना लिए हैं, हमने आपको बेरोजगारी के आंकड़े दिए, विकास के आंकड़े दिए, अर्थ के तमाम आंकड़े दिए, लेकिन उनको तो इन लोगों ने कोई खंडन नहीं कर पाए, बेवजह की बातें करते रहे। जरा बताइए, आप लोग 5 वर्षों तक, पहली बात तो समाजवादी पार्टी को 4 बार उत्तर प्रदेश ने मौका दिया सरकार बनाने का, आप लोगों ने क्या काम किया उस पर चर्चा करनी चाहिए। चलिए, मैं जब 2017 तक इनकी सरकार रही, 12 से 17 तक, उसकी चर्चा करता हूँ जी। कितनी सरकारी नौकरी आपने दी थी मनोज जी? इन लोगों ने मात्र 80,000 सरकारी नौकरी दी थी। हम लोगों ने उसको जो है 8 की तारीख में 8 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी हम लोग दे चुके हैं। हम लोग ओटी-ओपी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं, बेरोजगारी दर मैंने बताई कितनी कम कर दी है। ये क्या गलत आंकड़े है? क्या गलत आंकड़े तो लोग साबित करिए। बिजली प्लांट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इन लोगों ने बिजली प्लांट नहीं लगाया, आंखों में धूल झोंकने का है। अरे माननीय मोदी जी 1 साल पहले आए थे, शायद 9 बिजली प्लांट के उत्तर प्रदेश में उन्होंने उद्घाटन किया था। मैं कानपुर से बैठा हुआ हूँ मनोज जी, यहाँ पर पनकी थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, वहां का भी प्लांट में बढ़ोतरी की गई थी। समाजवादी पार्टी की सरकार जब मनोज जी थी, तब जब कोई मुख्यमंत्री माननीय आया करते थे किसी जिले में, तो कहा जाता था आज पूरे दिन बिजली आएगी, आज मुख्यमंत्री जी जिले में है। मुझे ये संतोष है, आज की तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली सुचारू रूप से बेहतर तरीके से काम करे। अपराध के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, अरे माननीय मुलायम सिंह यादव ने चमनगंज चौराहे में कहा था अल्पसंख्यक नौजवानों से कि आप लोग अवैध हथियार रखिए, ये सुरक्षा के लिए। क्या मुख्यमंत्री के मुंह से ये बात अच्छी लगती है क्या? अखिलेश यादव आतंकवादी के यहाँ आजमगढ़ में मातम कुर्सी को जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते जाते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए हलफनामा देते हैं, कहते हैं इनको छोड़ दीजिए, इससे हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा, भला हो इलाहाबाद हाई कोर्ट का। जब फटकार लगाई जाती है तब ये लोग वापस आते हैं। और मुझे याद है समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या नाम, अतीक अहमद, हाँ सॉरी क्षमा करिएगा थोड़ा सा विलंब हो गया। अतीक अहमद के यहाँ एक पुलिस महकमे का कांस्टेबल जाता है, तो अतीक अहमद को बुलाया जाता है, कहते हैं आपको बुलाया गया थाने, तो अतीक अहमद की खाल, अतीक अहमद जी उस कांस्टेबल की खाल उतरवा लेते हैं, पता होगा आपको। फिर उसको भरे चौराहे में भिगवा दिया जाता है मरण मार करके। उसके बाद पुलिस महकमे की टीम दबिश देती है, दबिश के बाद पूरी टीम को अतीक अहमद अपने घर में गिरफ्तार कर लेता है। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री होते थे, फिर उनको जब कहते थे अतीक भाई इनको छोड़ दीजिए, मुकदमा दर्ज नहीं होता है,
फिर उनके कहने पर ये छुड़ाया जाता है। मुख्तार अंसारी के बारे में बताना चाहता हूँ, मुख्तार अंसारी के लिए गाजीपुर जेल में पक्का तालाब बनाया जाता है कि इनको ताजी मछलियां मिल सके। बड़े बड़े जो अधिकारी होते नहीं राघवेंद्र जी, वो ठीक है, वो विषय अलग हो जाएगा। करते थे। मेरा मानना है, बात करते हैं, मैं आंकड़े जी आंकड़े बताना चाहता हूँ ना। अपराध में राष्ट्रीय औसत से उत्तर प्रदेश में 25% कम हुए अपराध। उत्तर प्रदेश में पिछले 2023 की एससीआरबी की रिपोर्ट है, 25% अपराध कम हुए हैं जी। मनोज जी, लोगों ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों के शस्त्र लाइसेंस बनवा दिए थे। कानपुर में जो ये जो अपराधी था विकास दुबे, उसके नाम शस्त्र लाइसेंस बनवाए थे। बड़े बड़े अपराधी जो शस्त्र लाइसेंस रखा करते थे। उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफिया, मोरंग माफिया, गिट्टी माफिया, तमाम तरीके के माफिया, संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। ये क्या समाप्त नहीं हो गया है क्या? ठीक है, जीरो टॉलरेंस नीति के ठीक है राघवेंद्र जी, अपराध को लेकर के काम कर रहे हैं, विकास को लेकर के काम कर रहे हैं। मनोज जी, निश्चित रूप से बेहतर की गुंजाइश तो बनी रहती है। अभी हमारे अर्थशास्त्री हैं या हमारे मित्र जो अन्य एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जो बातें कही मैं बिल्कुल 100% संतुष्ट हूँ। बेहतर की गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन हाँ ठीक है, मेजर साहब आपके पास आ रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर, अराजकता को लेकर उसमें साझेदारी नहीं होती, ये बात मैं दावे के साथ कहना। ठीक है, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, भाई मुख्यमंत्री ने कहा जादुई बजट है, आप जादुई बजट है, आप उसको मान नहीं रहे हैं कि जादुई बजट है। तमाम जो है तमाम हर सेक्टर में है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है विकास किया है, आप उसको मान नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं भाई? आप कागजी आंकड़े बता दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, ये लोग कागजी आंकड़े, ये पूरी मुंगेरी हैं, इनके केंद्र से लेके यहाँ तक पूरे मुंगेरी ही बैठे हुए हैं। इनके कागजी आंकड़ों में कहां से कहां चले जाते हैं। जब मैंने कहा जब परीक्षा ही फ्लॉप हो गई तो एक साधारण आदमी भी समझ सकता है कि जब 10 बार आपके पर्चे लीक हो गए, जो आपने भर्ती निकाली वो हुई ही नहीं, तो महाराज नौकरी किसको दे दी, कैसे दे दी, ये तो बताएं योगी आदित्यनाथ। इसीलिए तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अब भाजपा की प्रॉब्लम यह है कि उनके यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं कम। तो अब दूसरी बात आ जाती है, अब ये बात क्लियर हो गई ना कि 10 बार पर्चे लीक हुए, ये मेरा आरोप तो है नहीं, ये तो सबको पता ही है कि लीक हुए। तो जब पर्चे ही नहीं लीक हो गए, जब परीक्षा ही नहीं हुई, तो बच्चा पास होके नंबर कहां से ले आया, ये भाजपा ही बता सकता है। अरे दो राउंड पुलिस भर्ती सफल भर्ती चाहिए, वो पुलिस भर्ती ऐसे एक मत गिनाइए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 10 बार पर्चे लीक हुए, हाँ या ना, पहले इतना बता दीजिए। निश्चित रूप से हुए कि नहीं हुए, हुए हैं कि नहीं हुए, आप बताइए। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ श्रीमान जी, आप मुझे बीच में टोकते हैं। मैंने आपसे एक सवाल किया, बताइए हुए हैं कि नहीं हुए। हाँ मानता हूँ मैं, हुए हैं, क्यों नहीं हुए। तो जब भाई साहब भर्ती ही नहीं हुई तो नौकरी किसने दे दी, कैसे दे दी, ये तो बताए योगी आदित्यनाथ। इतने झूठे लोग हैं ये लोग, इतने झूठे हैं कि कुछ सच बोल ही नहीं सकते ये लोग, क्योंकि अगर सच बोल सकते हैं तो भाजपा में नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने एयरपोर्ट्स का जिक्र किया था किसी ने, 7 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने, 6 बंद हो गए, 6 बंद हो गए महाराज। योगी जी से कहिए, वो जो मोदी जी से कि जो उद्घाटन किए थे उनमें से किसी से उड़ के तो दिखाएं, उस एयरपोर्ट में जरा उड़ के तो दिखाओ। ये तो वैसे हैं कि बगैर हवाई जहाज के उड़ जाते हैं, तो एक बार जरा उड़ के तो दिखाएं। ये जिस एम्स की बात कर रहे हैं, एक अस्पताल नहीं बना पाए, जो थे वो बनाए हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में, उनको भी बद से बदतर कर दिया। मरीजों को चूहे खा रहे हैं, चूहे लटक रहे हैं, वीडियो वायरल है। और कितने 1000 करोड़ का आवंटन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आवंटन है। अभी मेट्रो की बात हो रही थी, जिस मेट्रो स्टेशन तक समाजवादी पार्टी में लखनऊ में मेट्रो चलाई गई, उससे 100 मीटर 10 मीटर भी आगे योगी आदित्यनाथ 9 साल में नहीं बढ़ा पाए। डबल इंजन, डबल ये डबल लूट की सरकार है, केवल भारत को लूटने वाले लोग। अरे भाई, कानपुर में मेट्रो बनी, आगरा में मेट्रो बनी, इसी सरकार में बनी ना मेजर साहब। उन्होंने मुझसे सवाल किए थे, मैं उनके जवाब दे देता हूँ। एक्सप्रेसवे की बात हो रही थी जी, रिकॉर्ड टाइम में बना एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी में, जिसपे आज भी फाइटर प्लेन लैंड हो जाते हैं। और इनकी सरकार में जो एक बना, जिसका एक्विजिशन हमने किया था, बनाया इनने, आप सबने टीवी पे देखा होगा और सोशल मीडिया पे, कि उसमें इतना बड़ा गड्ढा हो गया था कि एक गाड़ी पूरी की पूरी उसके अंदर चली गई थी। तो कैसे चली गई, एक पूरी गाड़ी धंस गई उसमें, ये इनका एक्सप्रेसवे था। ये तो हाल है साहब इनका एक्सप्रेसवे का। विकास की बात करते, कोई एक इंडस्ट्री बता दे, कोई एक इंडस्ट्री बता दे जो यूपी में लगी है, जो ये भैया बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी भाई। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश। अभी जिक्र किया था कि महिला सुरक्षा, डायल 100 समाजवादी पार्टी ने एक व्यवस्था दी थी जिसके थ्रू महिलाएं अपनी सुरक्षा कर सकें। डायल 100 एक स्कीम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने दी। उसके बाद आपको 1090 हेल्पलाइन दी गई थी, वो भी विमेन
हेल्पलाइन थी। तो हमने जो पुलिस को सुधारा, जो उनको गाड़ियां मिली, जो ये सिस्टम बना, ये हमने बनाया। इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने सिर्फ आंकड़े झूठे कर दिए। माफियाओं की बात कर रहे थे, मैं अभी आपको 1 दर्जन माफियाओं के नाम गिना सकता हूं जिनके ऊपर 90 से ज्यादा मुकदमे हैं, और इनका नाम भी कोई भाजपा या टीवी चैनल वाला लेता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है। धनंजय सिंह, मोनू सिंह, सोनू सिंह, बृजभूषण सिंह, ब्रजेश सिंह, सुनील सिंह, बादशाह सिंह, सिपाही सिंह, इन सब पे 90 से ज्यादा मुकदमे हैं, सब ठाकुर हैं। इसलिए भाजपा का कोई उनसे पूछता भी नहीं है। ये माफियाओं को खुली संरक्षण दे रहे हैं। और बलात्कारियों को बचाने में ये आप सेंगर का उदाहरण ले लीजिए, कहां तक चलेगा ये लोग सेंगर। मेजर साहब, आपकी सरकार को भी, आपकी सरकार पर भी आरोप समय समय पर लगते रहे हैं कि भाई आरोप तो हमने कभी बलात्कारियों को बचाया नहीं, बलात्कारियों को माला नहीं पहनाई। आईटी सेल के 3 आईटी सेल के लड़के बनारस में बीएचयू की लड़की का, ठीक है मेजर साहब, आपकी बात आ गई। पवन दीक्षित जी का रुख करेंगे। विधायक उनको माला पहनाते हैं जब उनको बेल मिलती है। तब योगी आदित्यनाथ कहां चले गए थे? कहां चला गया था उनका बुलडोजर? कहां चली गई थी अर्थव्यवस्था? तब कहां चला गया था एनसीआरबी? कहां चला गया था इनका महिला आयोग? तब तो कहीं नहीं आ रहे थे। ठीक है मेजर साहब, को मंच पे बैठा के, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, किसी राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है मेजर साहब, आपकी बात आ गई। बलात्कारियों को वापस जेल भेजा था जिनको मंच पे बैठाकर। ठीक है, राघवेंद्र चौहान जी है नहीं, अब राघवेंद्र चौहान जी है नहीं तो मैं जवाब ले लेता उनसे। राघवेंद्र चौहान जी अब नहीं है, नहीं तो मैं जवाब ले लेता। ठीक है मेजर साहब, आपकी बात आ गई। पवन दीक्षित जी, एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं बहुत कम शब्दों में। क्या लगता है कि आंकड़ों की जिस तरीके से बात कही जा रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ रहा है, एक्सप्रेस वे लगातार बन रहे हैं, हर जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हवाई जो है अड्डे बन रहे हैं, लेकिन हर घर में सत्ता पक्ष कह रहा है ये बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, और तो लेकिन विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है। अरे मोदी योगी एक बार उन मनोज भाई, ठीक है मेजर साहब, आपकी बात आ गया। पवन जी, पवन दीक्षित जी, पवन दीक्षित जी, जरा बैठो, जरा उड़ के दिखाओ जरा पवन दीक्षित जी, पवन दीक्षित जी, पवन दीक्षित जी। मनोज भाई, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, मेरे पड़ोस में हिंडन का एयरपोर्ट है। वहां पर फ्लाइट लोग बुक करने में डरते हैं कि वहां पहुंचे और फ्लाइट कोई सी चलने वाली है नहीं चलने वाली है। कभी कोई फ्लाइट 20-22 महीने पहले चली थी, कोई 18 महीने पहले चली थी, कोई 1 महीने पहले चली थी। तो ये बेकारी कपोल बातें ना की जाए। और दूसरी बात, मुझे थोड़ा अच्छा सरकार के लिए जेवर एयरपोर्ट बना दिया, सरकार के लिए जेवर एयरपोर्ट बना दिया, अब उससे उड़ान भरिए। अच्छा, लेटेस्ट फ्लाइट कहां की पकड़ी थी आपने मनोज जी? कहां की पकड़ी थी आपने फ्लाइट? आपसे या जावेद, मेरे सारे जितने साथी बैठे, जेवर से कौन सी फ्लाइट पकड़ के गए थे आप? नहीं, मतलब सरकार कह रही है बन गया है, अब उस पर अब फर्राटा भरेंगे। अरे सर, फिर वही बात, आप राघवेंद्र जी वाली भाषा क्यों बोल रहे हैं? आप तो उस भाषा को बोलिए ना जो एक पत्रकार को बोलनी चाहिए। मुझे थोड़ा अच्छा लगता, मेरे जो वरिष्ठ साथी हैं, इकोनॉमिस्ट साथी हैं, क्योंकि आशीष भाई और मैं तो पॉलिटिकल बातें बोल सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट साथियों को ये जरूर पूछना चाहिए था कि 1 ट्रिलियन आपकी इकोनॉमी जो होने वाली है, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, वो क्या आपका रेशियो होगा परसेंटेज का जिस पर 1 ट्रिलियन कर पाएंगे? और आज की जो करंट रेशियो आपकी परसेंटेज ग्रोथ की है, तो कौन से सन में शायद हो सकता है हम और बहुत सारे लोग तो इस धरती पर ही ना हो जब तक 1 ट्रिलियन का सपना पूरा हो जो आज की ग्रोथ है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज हमने बेसिक बात है कि वीरेंद्र भाई भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा चल रहा है, और दबी जवान से उन्होंने बोल दिया कि हाँ कुछ खर्चा नहीं किया तो चेक करना चाहिए। मोर देन 50% बजट एलोकेट जो हुआ था वो खर्चा नहीं हुआ है, और 90% से ज्यादा मिनिस्ट्री के पास बजट नहीं है। ये पूछा जाता है इकोनॉमिस्टों के द्वारा कि आपने पैसा खर्च क्यों नहीं किया। आप ये पूछते, मुझे ज्यादा अच्छा लगता कि मैं इकोनॉमिस्ट के नाते बोल रहा हूं, आप अपने आप को पर्सनल मत लीजिएगा, क्योंकि हमारे तो पॉलिटिकल बातें कर सकते हैं कि आज इस देश में 80 करोड़ लोग या यहां पर करोड़ों लोग यूपी में 5 किलो राशन को मोहताज है, वो कब गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे? हम जितने 5-6 साथी बैठे हुए हैं, हमारे घरों में 5 किलो राशन नहीं आता। सारा देश जानता है कि जिस आदमी का 5 किलो राशन महीने का आएगा उसकी खुद की आर्थिक स्थिति कैसी होगी। आप मनोज भाई, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूंगा, आपने बोला मोबाइल कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे, यहां पर पूरे देश में आप नोट कीजिएगा, ये असेंबली प्लांट्स हैं, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। पहली बात आप समझ लीजिए। ये ठीक और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे, लाइक वीडियोकॉन टू माइक्रोमैक्स, ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिनको उड़ा दिया। पहले नहीं थे ना, उन्होंने पहले नहीं थे ना, ये पहले नहीं थे ना। पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हुआ करते थे, कहां थे? पर चीजें बनती थी। 50% मैन्युफैक्चरिंग, मेरी आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं बहुत, ठीक है, बता दीजिए। लोगों के प्लांट हैं,
50% चीजें यहाँ बनती थी, 50% चाइना में आती थी। पूरी दुनिया का 65% चीजें चाइना से जाती हैं। मैं इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, पूरी दुनिया में होता है। हाँ, लेकिन हम छाती ना पीटे या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम असेंबली कर रहे हैं, हम वहां से माल लाते हैं और यहाँ पर देते हैं। तो ये सब झूठी कोल कपोल बातें ना की जाए। एक बड़ा, बिल्कुल आशीष भाई ने सही बोला, मुझे पता है, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई बड़ा ऐसा बिरला बिजनेसमैन यहाँ आ गया हो कि भाई ये नहीं था। यहाँ देखिए, एक ऑटो मोड पे चीजें चलने वाली होती है, मेरे इकोनॉमिस्ट साथी इसको मुझसे ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। एक ऑटो मोड पे चीज चल रही होती है। मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे फादर को जो दिया, उससे बेहतर मेरे फादर मुझे देकर जाएंगे, मैं अपने बच्चों को ज्यादा बेहतर देंगे। ये एक ऑटो मोड पे चलने वाली चीज है। स्पेसिफिकली जो छाती पीटने वाली बात है कि हम इतने लाख करोड़ 1 ट्रिलियन जो सपने दिखाई जाते हैं, निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी ने भी यही बात कही। बोलूं मनोज भाई, अखिलेश भाई 2 सेकंड में एक बात और बोल रहा हूं कि आज की डेट में पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा मुझे बता दीजिए जो पिछले रूप में चल रहा हो। ये ऑटो मोड पे चलने वाली चीज है। कल तक बिहार को भी बोला जाता था, आज तो बिहार को नहीं बोला जाता। अरे साक्षरता बढ़ी है, लोगों में एक्सपोजर बढ़ा है, आईटी आया है, बहुत सारी चीजें बढ़ी है। निश्चित रूप से उत्तरोत्तर यही सरकार की जिम्मेदारी भी है, यही सरकार की जिम्मेदारी भी है कि उत्तरोत्तर अगर वृद्धि नहीं हो रही है और आंकड़े नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर सरकार कैसी चल रही है। और हर सरकार कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ा के, लोक लुभावन आपकी सरकार थी या मेजर साहब की सरकार की थी, तब भी लोक लुभावन जो है, चुनावी बजट उसको कहा जाता था, हम लोग तब भी कहते थे। और इस बजट को अगर चुनावी है तो कोई दिक्कत नहीं, कहा जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इतनी डिजिट में इतनी भारी भरकम राशि जो है तमाम योजनाओं के नाम पर, तमाम जो महिला सशक्ति एमएसएमई के लिए अगर जो जारी की गई है, तो ये धरातल पर उतरनी चाहिए। मेरा शुरुआत से यही सवाल था कि जो वास्तव में लाभ कितना मिल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया है और 2027 में चुनाव होने वाले हैं। इसको चुनावी बजट भी कहा जा रहा है, लोक लुभावन बजट भी कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा है कि आप भारी भरकम बजट की घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन खर्च कितना कर पाते हैं। तो यह भी सवाल है कि जो तमाम जनहित योजनाओं के नाम पर जो बजट जारी होता है, वो खर्च कितना हो पाता है। यह जेन्युइन सा सवाल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ये बजट जो है ये जारी हुआ है, ये खर्च भी होना चाहिए धरातल में, इससे बदलाव भी आने चाहिए ताकि जिसके लिए यह बजट जारी किया गया उसको लाभ मिल सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का। और इस खास चर्चा में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।